बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मोहसिन पाकिस्तान जो हैं वो अब हम में नहीं रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ाहिर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, अशार के ज़रिए कर रहे हैं, कंडोलेंस कर रहे हैं उनकी फैमिली के साथ। लेकिन हकीकत हाल ये है कि खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, और हमने सोना सुपुर्द खाक किया है। और बिल्कुल ये हकीकत पर मबनी बात है। पिछले 4 माह पहले मेरी इसी प्लेटफॉर्म से, GTV के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब से बात भी हुई थी। ज़ाहिर यौम तकबीर था, इस हवाले से हमने उनको ऑन कॉल लिया था। उनकी तबीयत नासाज थी। लेकिन आज का ये प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के ही नाम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम की, पाकिस्तान के लिए वक्फ की और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। और ये वो अमल था जिसका रहती दुनिया तक, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा इस पर फ़ख्र करती है। जो कारनामा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दिया। आज जब हम अपने घरों पर आराम से सोते हैं और हिंदुस्तान की गीदड़ भपकियों का बासानी जवाब देते हैं, तो ये वही शख्स मोहसिन पाकिस्तान है जिन्होंने ये सब करने के बाद पाकिस्तान से कुछ नहीं मांगा, बल्कि पाकिस्तान को दिया ही दिया। कुछ ऐसे ज़ाहिर मलाल उनकी ज़िंदगी में रहे, कुछ तकलीफ़ उनको ऐसी रहीं लोगों से, अशख़ास से, जिसके लिए वो ज़ाहिर आते थे जब भी टेलीविज़न पर। मुझसे भी जब उन्होंने बात की तो उसका उन्होंने इजहार किया था। लेकिन आज के प्रोग्राम करने का मकसद एक जानिब तो ये है कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं उनको याद रखें और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये वो कौम है जो अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करती, और इसमें हकीकतन दो राय नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो भी मोहसिन पाकिस्तान है और हम उनका एहसान भी मरते दम तक नहीं चुका सकते। इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया, उनका एहसान भी रहती दुनिया तक पाकिस्तान, मैंने कहा, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा नहीं भुला सकती। आज जब सुबह खबर मिली लगभग 6 बजे के करीब कि उनकी तबीयत नासाज हुई है, 7 बजे अनाउंस कर दिया गया कि उनकी वो जांबर ना हो सके हैं और ज़ाहिर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। लेकिन इस सारे दौरान हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा शेख रशीद साहब को। उन्होंने फौरी तौर पर इस तमाम तर जो भी रसूमात थी, जिस तरह से अदायगी करनी थी, न सिर्फ तदफीन का अमल, नमाज जनाजा का अमल, मुकम्मल तौर पर उन्होंने उसको मॉनिटर भी किया, लम्हा बलम्हा उसके बारे में आगाह भी करते रहे। उनको मुकम्मल कौमी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक किया गया है। कौम इस वक्त पूरी तरह से गमज़दा है, क्योंकि ज़ाहिर एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए इतना सब कुछ किया, उनके कुछ दर्द थे, आज उसका तस्करा हम करेंगे। लेकिन हम आइंदा जो हमारे पास रह गए हैं हमारे मोहसिन, हम उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाते हैं, शायद ये भी बहुत ज़रूरी है। आज इस्लामाबाद में जब उनकी तदफीन हो रही थी तो फलक भी रो पड़ा। वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। भरपूर तरीके से बताया गया कि इस्लामाबाद में लोग जो हैं वो, आप देखें, चंद घंटों में, यानी 8 बजे या 7 बजे जब लोगों को एक खबर मौसूल हुई है तो उसके बाद वो इस्लामाबाद गए हैं और वहाँ पर सरी सर थे, बताया जा रहा था। शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको मैंने जहमत दी है, उनसे बात करेंगे आज। डॉक्टर समर मुबारक हैं, उनसे हमने बात करनी है। वो भी ज़ाहिर साइंसदान है, पाकिस्तान का सरमाया है, आप भी। लेकिन जो आज हमने खोया है, इसके खो जाने के बाद अब हमें मजीद कैसे चलना है, शायद ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक और इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं। और आज हमने जहमत इसलिए दी है कि डॉक्टर साहब का एक ताल्लुक़ भी रहा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से, बड़े करीब से उनको देखने का, समझने का उनको मौका मिला है। और फिर जाहिर है जब सिफारतकारी की, तो इस दौरान जब मुस्लिम उम्मा की जब मैं बात कर रही हूँ, तो किस तरह से दुनिया ने मॉनिटर किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के इस नाकाबिल तस्खीर जो उन्होंने मुल्क को बनाया, इस वाक़े को। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। तमाम शुरा को वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ मैं करना चाहूँगी अमजद शुएब साहब, आपकी इजाज़त से, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आज का दिन और आज के प्रोग्राम को मैं वो हिस्सा ज़रूर आप लोगों के सामने चलाऊंगी जिस वक्त मेरी बात हुई आज से 4 माह पहले, क्योंकि वो आखिरी टेलीफोनिक इंटरव्यू है मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, जो उन्होंने मुझे दिया था। उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद नाजरीन सुनना देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल दिखाऊंगी। लेकिन आज ज़ाहिर है जब हम अपने एक मोहसिन से महरूम हो गए हैं, तो बहैसियत कौम हमारे पास अब मैसेज क्या है उनकी तरफ से, डॉक्टर साहब? और आपने उनको, मैंने कहा कि आपने बड़ा करीब से उनको देखा हुआ है और उनसे मुलाकातें भी आपकी रही हैं। किस नौइयत की शख्सियत आपने उनको पाया और कितने, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए मजीद क्या कुछ करने की ख्वाहिश रखते थे वो? देखिए, उनके प्रोफेशनली तो एक बला के साइंसदान मैंने उनको पाया,
और एक ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेटर मैंने पाया। और क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी भी मैनेजमेंट में गुजरी है, सफारतकारी में गुजरी है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट के तौर पर भी मैंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही की है। मैंने डॉक्टर कदीर ख़ान जैसा शख्स जिसमें कि इतनी ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियत भी हो और ज़ाहिर है साइंटिस्ट थे तो साइंसी जो साइंटिस्ट होने की उनकी सलाहियत थी, अगर उसका मुवाज़ना किया जाए दुनिया के किसी भी बड़े साइंटिस्ट से, यकीनन साइंटिस्ट दूसरे भी हैं, उन्होंने बड़ी-बड़ी इजादात की हैं। लेकिन डॉक्टर कदीर ख़ान ने जिस हालात में, जितने दिए हुए और महदूद वसाइल में जो कारनामा कर दिखाया, जो इस कौम को जौहरी क़ुव्वत दे दी, वो किसी मुल्क में कोई और साइंसदान इस महदूद क़ुव्वत के साथ करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे ज़हन में और मेरे सामने वो फ्लैशबैक, वो नक्शे सामने आ रही हैं जब डॉक्टर कदीर ख़ान दोपहर को मेज़ पर बैठकर बड़ी शफ़क़ताना अंदाज़ से तमाम डायरेक्टर्स के साथ बैठ के लंच किया करते थे। और लंच का वक़्त वो इसीलिए निकालते थे जो ब्रेक था कि सारों के साथ बैठ के ऐसी गुफ्तगू उनके ज़हन में तो ख़ैर जो भी बात हो, लेकिन जो हम उससे मुस्तफ़ीद होते थे कि मुल्क और कौम का दर्द क्या होता है। एक शख्स जो कि भोपाल से जब आया तो उसने मुसलमानों को मरते कटते देखा 17 साल की उम्र में, और जब आता है कसमपुसी की हालात में, जब फैमिली आती है तो एक आम से घर में, एक आम से फ्लैट से, एक आम से स्कूल से पढ़कर, एक आम से कॉलेज से पढ़कर जब मौका मिलता है जाने का बाहर, और वहाँ उन्होंने जिस मेहनत और के साथ और सलाहियत के साथ अपने मास्टर्स की और उसके बाद पीएचडी किया, उन्होंने बेल्जियम से मास्टर्स की, हॉलैंड से, और फिर जब उन्होंने मुलाजमत हासिल की, उस मुलाजमत में वही काम था जो उन्होंने आके पाकिस्तान में आके कर दिखलाया और उन्होंने उस जांपहचानी के साथ सीखा। बताते थे वो मुख्तलिफ मौक़ों पर कि जब उन्होंने 1974 में ख़त लिखा हुकूमत को, तो तकरीबन अगस्त का महीना था जब उन्होंने ख़त लिखा, और अगस्त के महीने के बाद तो 2-3 महीने गुजर गए, उनको कोई ख़ातिरख़्वाह जवाब नहीं आया, तो उन्होंने सफ़ीर को ख़त लिखा और सफ़ीर के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनको ख़त लिखा और फ़ौरन फिर उनको कॉल गई, बुलाया गया और उसके बाद ये काम सौंपा गया। और जब ये काम सौंपा गया तो एक ही उन्होंने बात की थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से, उस वक्त जो बयान फरमाते थे कि जी जब तक कि पूरी अथॉरिटी नहीं दी जाएगी और ये ब्यूरोक्रेटिक मामलात को इसमें से निकाला नहीं जाएगा, तो ये काम ऐसा है कठिन है कि इसका करना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन के मज़मूम इरादे, हमेशा वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान को इतना मजबूत हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ और बनाना चाहता हूँ कि दुश्मन अपने मजमूम इदारे जो है ना, इरादे उसके हमेशा के लिए खाक में मिल जाएं। पाकिस्तानियत उनमें कूट कर भरी हुई थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आप ही की गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ हैं और आज ज़ाहिर है हम जब उनके लिए ये ताज़ियती प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो तो है ही हमारे सामने और हम उनकी तमाम तर चीज़ों को सामने रख कर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अब लुक फॉरवर्ड होते हुए किस तरह से इन चीज़ों को कैरी ऑन करना है, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साहब सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आज का दिन जो हम एक अजीम मोहसिन से अपने महरूम हुए हैं, डॉक्टर साहब उनकी सारी जर्नी बता रहे थे और मुझे भी कुछ याददाश्तों में, मेरे पास भी कुछ उनके अल्फाज महफूज हैं, वो ज़रूर मैं शेयर करूंगी अभी। लेकिन आप फरमाइएगा जनरल साहब कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा शख्स जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिनका नाम था, क्या ये दोबारा मैसर आ सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया जिसकी वजह से उनको मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, यानी पाकिस्तान का दिफा एक नाकाबिल तस्खीर बना दिया, वरना तो हम हिंदुस्तान की ब्लैकमेल झेल रहे होते और मेरा ख्याल है इज्जत नफ्स भी मारनी पड़ती, जिस तरह की वो बातें सुनने को मिलती थी वहां से। जो जब हमने एक्सप्लोजन किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और उससे पहले जब भारत ने किया, तो दरमियान में जो वक्फा था दोस्तों का, उसमें तो भारत की बातचीत या उनके मीडिया को बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने जो काम हमारे लिए कर दिया, उसने हमारे पाकिस्तान को महफूज कर दिया। एक आपका ऐसी डिटरेंस आपकी सामने ले आए कि दुश्मन जो है वो जरूरत ना करे। तो दिफाई नुक्ता निगाह से मैं समझता हूँ कि उनका ख्वाब भी पूरा हुआ, लेकिन हमारे सारे मुल्क के अवाम की जरूरत पूरी हो गई कि हम एक दुश्मन मुल्क के सामने खड़े हैं, उसके बावजूद उसकी जरूरत नहीं है कि वो आपके ऊपर हमला कर सके।
तो ये तो उनकी थी। लेकिन मैं अपनी मुलाकातों का भी बताऊंगा कि डॉक्टर साहब को मैंने सबसे पहले 82 में देखा। मैं मिलिट्री ऑपरेशंस में होता था, वहां वो आते थे, लेकिन वो हमारे स्ट्रांग रूम में बैठ के, तो इंजीनियर्स वगैरह ये लोग काम करते थे, मैं सिर्फ देख ही सका, बात नहीं हो सकी। लेकिन बाद में मैं फिर डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस सब आया, तो फिर मेरी बातचीत हुई, सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से मैं मिलता था। तो मैंने देखा कि उनमें इज्जो इनकसारी बड़ी थी। उनसे बातें करके कभी भी ये अंदाजा न हो सका कि वो शख्स है जो जिसने इतना बड़ा काम पाकिस्तान के लिए किया हो, उसमें कोई तकब्बर हो, वो महसूस करता हो कि मैं वाकई मोहसिन पाकिस्तान हूँ, दुनिया मुझे तभी मोहसिन पाकिस्तान कहती है। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो हमेशा बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से बात करते। यूं ही लगता था कि जैसे वो आपको अपना हम पल्ला समझते हैं, ये समझते हैं कि आप बेहतर। तो वो बड़ा एक आप कंफर्टेबल होते थे उनके साथ। बाद में भी बातचीत होती रही। फिर यहाँ पे तालीमी अदारे उनके नाम से बड़े सारे खोले गए। मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिश और कोशिश होती थी कि डॉक्टर साहब के नाम पे खोला जाए। तो उनमें से भी मैं 2 एक तालीमी अदारों की ओपनिंग सेरेमनी में गया, वहां भी डॉक्टर साहब के साथ सिटिंग होती रही। उनकी तालीम में दिलचस्पी बड़ी थी। तो उन अदारों को जिनको उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की, उससे पहले वो बड़ा उसके ऊपर उनसे तफसीली जायजा लेते थे कि वाकई यहाँ पे तालीम का जो मयार है वो ऐसा होगा कि मेरे नाम से मंसूब किया जाए। तो वो दिल में ख्वाहिश थी कि जो इन तालीमी अदारों से बच्चे पढ़ के निकलें, अगर वो ये कहें कि मैं डॉक्टर एक्यू खान साइंस कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ तालीमी मयार भी वैसा हो, में नुमाया नजर। तो ये उनकी कोशिश थी। तो मैं समझता हूँ कि चंद लम्हे जो उनके साथ वक्तन फक्तन गुजरे वो कीमती हैं, वो बिल्कुल यादगार लम्हे हैं। और ख़ास तौर पे जब हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर गए, बिल्कुल ठीक, बस उनके लिए दुआएं हैं। वो तो जाने वाला चला जाता है, ऐसे ही है। तो रब्बुल आलमीन से ही दुआ है कि रब्बुल आलमीन उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, और सारे पाकिस्तानियों को ये दुआ करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक जनरल साहब, लेकिन मेरा सवाल इससे एक आगे का स्टेप का था। बिल्कुल ठीक है, आपने ताज़ियती अंदाज में ज़ाहिर खराज तहसीन पेश किया है। डॉक्टर शमील साहब, मैं आपके पास वही सवाल लेकर आऊँगी, फिर जनरल साहब के पास आऊँगी ब्रेक के बाद। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में कहा कि आप लोगों की तो ज़ाहिर बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे डॉक्टर साहब से, हम बहैसियत सहाफ़ी भी उनसे बातचीत करते रहे और सवालात भी करते थे। जो सवाल हमारे जहन में आता था, जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो जवाब ऐसे देते थे कि लगता था कि सामने वाला भी शायद इतना ही काबिल है। लेकिन कुछ चीज़ों पर उनको मलाल रहा, अपने आखिरी वक्तों में उसका उन्होंने खुलकर इजहार भी किया, और वो कहते थे कि शायद वो रवैया अपनाया गया जिसका जो मेरे साथ होना नहीं चाहिए था। मैं ये जानना चाहती हूँ जमील साहब कि क्या वाकई हम अपने मोहसिनों को उसी अंदाज से एजाज़ बख्शते हैं, चीज़ें देते हैं जिसके वो ड्यू रिस्पेक्ट जिसको आप कहते हैं ना, वो उनको मिली या नहीं मिल सकी? जमील साहब देखिए, इस अनमोल हीरे के लिए तो जाहिर है जो उनकी पजीराई होनी चाहिए वो तो रहती दुनिया तक पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग और पाकिस्तान के आने वाले नस्लें उनको याद भी करेंगी, उनकी शुक्रगुजार भी रहेंगी, उनकी हमेशा के लिए मशहूर भी रहेंगी। अगर ऐसा ना होता तो आपको पता है कि मोदी जैसे मूजी आदमी और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ क्या कर सकती थी अगर पाकिस्तान के पास जौहरी क़ुव्वत ना होती। तो रहा सवाल उनकी कदरदानी का, ये माशरा ऐसा है कि इस माशरे में हर किस्म के लोग हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं। वो खुद आज अपनी इन तमाम बातों पर नादिम होंगे जिन्होंने डॉक्टर साहब के लिए जो भी अल्फाज जिन मौक़ों पर, जिन हालात में, जिन वजह कर, जिस फ़ायदे के लिए या जिस नुकसान के लिए किया, वो किस्सा पारीना हो गई बात। अब मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ऐसे तमाम अशख़ास नादिम होंगे बल्कि आज उनके दिल से भी दुआएं निकल रही होंगी। तो इस मौके को मैं उनकी जो मेरी उनके साथ सोहबत रही उस पर मुहीत रखते हुए चंद बातें कौम के सामने पेश करना चाहता हूँ। और जाहिर है जिंदा लोगों में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल के मुसलसल मुतवातिर वक्त उनके साथ गुजारा हो, और उसमें उस पर मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा मैं कुछ गुफ्तगू कर लूं तो बिल्कुल ठीक है। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ सर, तो हम जमील साहब इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं लास्ट कमेंट ले लूँ जनरल साहब का। जनरल साहब, ये एक बात हमारे यहाँ अमूमी तौर पर कही जाती है कि हम एक मुर्दा परस्त कौम हैं, और वैसे भी लोगों का शायद तज्जिया और तबसरा इसी तरह का होता है। आज भी मैंने बहुत सारे अशार पढ़े तो उसमें एक शेर बड़ा लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ। तो ये हमारी जो मुर्दा परस्ती है
ये खत्म होनी चाहिए अब, और हमें लोगों को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनकी जिंदगी के अंदर? देखिए, आम आदमी या छोटे मोटे लीडर्स का तो किस्सा कुछ और है। सही है, लोगों के मफादात उससे होते हैं मुंसलिक। दुरुस्त है। लेकिन डॉक्टर साहब की शख्सियत जो थी वो प्योरली पाकिस्तान के लिए थी। इनकी एक टीम जिसने कि ये काम किया डॉक्टर साहब की सरबराही में, उनमें चंद एक और नाम भी, क्योंकि ये प्रोग्राम दो हिस्सों में था। एक तो हमारा न्यूक्लियर ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट का था जो कि डॉक्टर साहब ने किया, और फिर वेपन तैयार करने का जो कि डॉक्टर समर मुबारक ने किया। बिल्कुल। और जी, तो दोनों उस लिहाज से मोहसिन हैं और दोनों का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इनमें दरमियान में एक शख्स और भी है, जबकि हम अटके हुए थे, और उसका नाम है सेठ आबिद, जो कि एक स्मगलर था और उसने स्मगलिंग छोड़ के तो बाज कंपोनेंट जो हमें कहीं से मिल नहीं रहे थे उनका इंतजाम करके दिया और मंगवा के दिए। तो वो काफी देर काम करता रहा, वो भी दुनिया से जा चुका है और तकरीबन गुमनामी की हालत में। तो मकसद ये है कि यहाँ पे इस काम में बहुत सारे हीरो होंगे, लेकिन लाजमन डॉक्टर साहब ने जिस तरह काम किया या वो उनकी सरबराही में ये कारवान चला, वो उस कौम को मशकूर होना चाहिए उनके लिए। ये कोई आम काम नहीं था, छोटे मोटे लीडर वाला किस्सा नहीं था। अब ये है कि वफात के बाद हम इसी तरह ही करते हैं कि जब जिंदगी में कोई मोहसिन हमारे अंदर हमारे साथ दाएं बाएं फिरता रहता है तो वक्ती तौर पे सामने आए तो कदर होती है, बाकी उसका नाम कोई नहीं लेता। लेकिन वफात के बाद मेरा ख्याल है कि हमें नुकसान का एहसास होता है, एहसास ज़िया जो आता है वो शायद हमें मजबूर करता है कि हम उस शख्स की, अच्छा जुमला कहा है, एहसास ज़िया जब आपको अंदाजा हो उसका तो आप फिर बदलना शुरू होते हैं और तब्दीली फिर वहीं से शुरू होती है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जरा वापस आते हैं तो डॉक्टर जमील साहब भी बात करेंगे, डॉक्टर समर मुबारक मन से भी हमने टाइम ले रखा है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो आखिरी बातचीत की है मुझसे बातचीत के दौरान टेलीफोनिक इंटरव्यू में, वो मैं आज आपके सामने नशर दोबारा करूंगी, वो जरूर सुनिएगा और जानिएगा कि वो किस तरह के अल्फाज अदा कर रहे थे, क्या उनके जज्बात थे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान जाते हुए मैंने आपसे कहा कि आज का ये पूरा प्रोग्राम जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के नाम है और जिस तरह से उन्होंने मुल्क की खिदमत की है इसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलती और ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करती हैं और ना कर सकती हैं। मुझे बताया जा रहा है डॉक्टर समर मुबारक मन ज़ाहिर एटमी साइंसदान हैं, आप भी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ काम भी करते रहे, उनसे ज़रा बात करते हैं और डॉक्टर साहब की कुछ बातें और यादें ताज़ा करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर समर मुबारक मन साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जानिब से ताज़ियत कबूल कीजिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के आज के इस इंतकाल पर। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि ज़रा बड़ा क्लोज कॉन्टेक्ट रहा आप दोनों शख्सियात का आपस में, कैसी शख्सियत देखी आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की? गो के बहुत सारे लोग उनके साथ काम करते रहे, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आप हमें बताइए। देखिए मेरा तो उनके साथ ताल्लुक ही था, ज़्यादा टेक्निकल ही था, क्योंकि जब वो काम कर रहे थे कोटा लेबोरेटरीज में तो मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उस जमाने में काम कर रहा था। तो वो न्यूक्लियर जो भी था उसके उस सिलसिले में काम था, हमारा उस कनेक्शन में काम था। तो वो मैं समझता था, वो समझता हूँ कि उस जमाने में उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे पहले लेकर आए इनफरादी हैसियत में, और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी टीम को किया जो आज तक वो काम को बड़े तेजी से और बड़े अच्छी तरह से चला रहे हैं। बल्कि अभी सेकंड जनरेशन भी जो वैसे ही काम चला रही है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी बनाई। और इस जमाने में हमारी टेक्निकल मीटिंग्स होती थी, कभी कोटे में कभी हमारी तरह, तो डॉक्टर साहब बड़े फ्रेंडली से, बड़ा अंडरस्टैंडिंग से काम करते थे। और हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर इशफाक साहब, तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर उसके बाद मैं जब लेस्कॉम का चेयरमैन बन गया तो मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने वो लीड करना शुरू किया। तो उस जमाने में इनके साथ मेरी कोलैबोरेशन हो गई, क्योंकि ये फौरी मिसाइल बना रहे थे। तो हमारे जो मिसाइल थी, शाहीन मिसाइल थी और भी बहुत क्रूज मिसाइल थी, वो उस जमाने में मेरे उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन भी हुआ, तो डायरेक्शन हुआ, मतलब देखने को चेयरमैन नहीं था। और वो
बहुत अच्छी तरह से फ्रेंडली तरीके से काम को, असल में उनके जहन में ये बात ये थी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक बहुत ऊंचे ऑब्जेक्टिव के लिए, पाकिस्तान की दफा को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें सब तीनों इदारों को आपस में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कुकर रिसर्च डिपार्टमेंट को बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन के साथ काम करना होगा। और यही स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी जो थी इस काम को सपोर्ट कर रही थी एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वो उनका भी यही नस्ल एम था कि हमारे दरमियान कोई फ्रिक्शंस ना हो, बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन हो। ये कोलैबोरेशन इनफोर्स नहीं हो सकती आर्टिफिशियली, ये लोगों के अपने दिलों में अगर चीज़ हो ना मिल के काम करने की जरूरत तभी होती है। और रक्षा को दिल में ये चीज़ बड़ी नुमाया थी कि वो समझते थे कि पाकिस्तान के मजबूत बनाने के लिए ये काम मिलकर जुलकर करना बड़ा जरूरी है। तो उसी स्पिरिट में काम किया गया। बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहब। ज़रा एक जब इंसान काम कर रहा होता है उस वक्त उसकी तवानाई और उसकी जो एनर्जी होती है वो उसके थ्रू अपने लोगों को कनेक्ट रखता है, लेकिन ये सारा एक इतना बड़ा मार्का सर करने के बाद कितना अरसा आप लोगों का भी कुछ बीच में कुछ कांटेक्ट होता था या बातचीत होती थी? किसी चीज़ का इजहार किया आपने से कभी उन्होंने? डॉक्टर साहब जो थे ना वो मेरे से 6-7 साल बड़े थे, तो वो जरा रिटायर पहले हो गए थे। मैं 2007 में रिटायर हुआ था नेस्कॉम से। तो जब तक हम वो भी रहे काम करते और मैं भी काम कर रहा था, तो हम हमारी मेल जोल बड़ा अच्छा रहता था, करीबी रहता था। और जब मैं होके जाता था तो वो बड़ी अच्छी तरह से हमें रिसीव करते थे आगे गाड़ी के पास, और बड़े अच्छे से खाने खिलाते थे हमारी टीम को भी, मुझे भी बहुत अच्छी तरह से वो। और वो जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तो फिर नहीं रहा इतना, वो हम देखते रहे तो वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे फलाही काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो इंसानियत की खिदमत भी था, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोफाइल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पहलू था, जो कि उस वक्त उजागर हुआ जब वो टेक्निकल काम से फारिग हुए। बिल्कुल ठीक, उनको अजर दे इन चीज़ों का। आमीन। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपने बताया है हमारे प्रोड्यूसर साहब को कि आज आप बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, लोग ज़ाहिर आपसे बात करना चाहते हैं उनकी यादों और बातों के हवाले से। वेल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन किया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, गुफ्तगू को मैं आपके साथ बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि उनसे जब हमारी बात होती थी तो ज़रूर वो चीज़ें मैं आज टेलीविज़न पर लोगों के सामने रखूँगी, लेकिन आप फरमाइएगा कि आप कह रहे थे कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से। नहीं, यकीनन वो इस कौम और मुल्क को पता होना चाहिए कि किस तरह एक नामुमकिन शय को मुमकिनात में तब्दील किया जा सकता है। और ख़ासतौर पर नई नस्ल के हमारे जो जवान हैं और यूथ है, उनको पता होना चाहिए कि एक बिल्कुल मिडिल क्लास के तबके से और एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने अपने आप में इतना जज्बा, इतनी तालीम, इतनी सलाहियत, इतनी क़ुव्वत पैदा कर ली कि नामुमकिन को मुमकिन। आपको ये बताया जाए, आपके नाज़रीन को अगर मैं ये बयान करूं कि जब पाबंदियां लग गई पाकिस्तान पर और उसके आलात हम नहीं ला सकते थे बाहर की दुनिया से, आपको जनरल शुएब ने तो बता ही दिया सेठ आबिद का, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो हमें नहीं मिलती थी उस इदारे को। तो डॉक्टर कदीर खान उस ज़माने में ये कसदन ऐसा किया गया कि डॉक्टर कदीर खान मंजर आम पर ना आए और लोग उन्हें न पहचान सकें, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। तो वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में गए, गुजरांवाला में, गुजरात में, कराची में, उन्हें मुझे उन फैक्ट्रीज के नाम का भी पता है, लेकिन ये कि वहाँ गए और वहाँ उन टेक्नीशियंस, उन इंजीनियर्स और उन मजदूरों के साथ बैठ के उन आलात को डिज़ाइन किया, बनाया और लेके आए, जो छोटी छोटी आलात होते हैं बड़ी चीज़ों के साथ फिट करने के लिए और उनको एक जगह से दूसरी जगह तरसील करने के लिए उन बुखारात को, तो वो खुद बनवाते थे। और जब उन मजदूरों को और उन टेक्नीशियंस को बाद में पता चला कि डॉक्टर कदीर हम हमारे दरमियान आके बैठ के गए मजदूरों की तरह और इंजीनियर्स की तरह, तो उनको बहुत ताज्जुब होता था। तो जो ये वही शख्सियत, आपको दुनिया में कोई दूसरा ऐसा साइंटिस्ट नहीं मिलेगा कि वो जाके मजदूरों में जाके कुछ आलात को अपने फैब्रिकेट करवाए। ये तो उनका साइंटिफिक पहलू था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो बला का एक तरीका कार था, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को पहले 2 घंटों में दफ्तर के बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाते थे दफ्तर में। पहले 2 घंटों में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को संभालने के बाद सीधा लेबॉर्ट्री चले जाते थे और लेबॉर्ट्री के बाद वो किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे जब तक कि दोबारा वापस ना आए वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपने KRL में और वहाँ आके बाकी चीज़ों को संभालें, फाइनल टचेस दें।
एक वक्त में 3-3, 4-4 काम करते हुए देखा मैंने उनको। बिल्कुल डॉक्टर जमील, वक्त बहुत मुख्तसर है मेरे पास और मैं जानती हूँ कि आप बहुत देर उनके लिए और हम सब बहुत देर तक उन पर बात कर सकते हैं उनकी शख्सियत के हवाले से, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हमेशा याद रहेंगे, हमारी कौम को याद रहेंगे, ये कौम कभी उनको नहीं भुला सकती, लेकिन उनकी जो आखिरी जुमले या आखिरी अल्फाज या जो आखिरी टेलीफोनिक इंटरव्यू है वो GTV को एजाज़ रहा कि पिछले 4 माह पहले जो है उन्होंने वो इंटरव्यू दिया। यौम तकबीर था, 28 मई था, तो हमने उनको जहमत दी थी। ये जो महीना है 12 रबीउल अव्वल का, जितने भी आप अब्दुल कदीर खान साहब के कॉलम्स उठाकर पढ़ें, जाहिर है वो लिखते थे और बड़ा कमाल लिखते थे। आखिरी जो 2-3 कॉलम्स मैंने पढ़े थे उनके, या शायद ये समझ लीजिए कि पिछले 2 माह पहले तक के जो कॉलम्स थे, उसके हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी खुद ज़ाती मालूमात में ये बात भी है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो बहुत ज़्यादा आबदीदा होते थे। जब कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आता था तो आप अश्कबार हो जाते थे और आपने अपनी ज़िंदगी को सीरत नबवी के मुताबिक ही चलाया। उनके बहुत करीबी लोग भी इस बात को न सिर्फ कहते हैं बल्कि ये समझते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी शख्सियत को उसी अंदाज से ढाला भी है। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की आवाज़ होगी और उनसे कुछ सवालात हैं मेरी जानिब से किए गए, वो आपके सामने नश्र दोबारा करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम का आखिरी टेलीफोनिक इंटरव्यू जो उन्होंने GTV को दिया। सबसे पहले ज़रा मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से बात करते हैं और आज के दिन की बातें, यादें उनके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आज का दिन और आज के दिन में आपका होना हमारे साथ ज़ाहिर बाइस फ़ख्र है और आप खुद पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। इस दिन के हवाले से आपके जहन में क्या यादें हैं, क्या बातें हैं? और दूसरा अहम तरीन सवाल इसी के साथ है कि क्या अगराज़ व मकासद हम हासिल कर सके इसके? डॉक्टर साहब भी याद तो है, कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए जितनी मेहनत की थी मेरे साथियों ने और मैंने वो इसलिए की थी कि मुल्क को नाकाबिल तस्कीर दिफा दे दें ताकि लोग जो है ऊपरा जो है वो फिर तालीम और लोगों की फलाही कामों के लिए तवज्जो दें। लेकिन बदकिस्मती ये नहीं हुआ, ना ही इसका कोई फायदा आवाम को पहुंचा और ना ही हमें पहुंचा और ना ही उम्मत इस्लामिया को पहुंचा। बात तो हो गई, अब वो बम बना भी दिए, बम फोड़ भी दिए, लोग दूरी दुनिया ने देख लिया कि हमारे पास एटमी क़ुव्वत है। लेकिन आप देखिए कि अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। रत्ती बराबर भी हम अपनी इमेज नहीं बना सके दुनिया में, हम लीडर नहीं बन सके इस्लामिक वर्ल्ड के। हम जो है बस सुबह से शाम तक दूसरों के ऊपर बोहतानबाजी, एक दूसरे को गालियां देना, इसमें लगे रहते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है तबाह हो गई है, महंगाई बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है। तो आप देखिए दूसरे मालिक जो हैं जब उनके पास कुछ ऐसा बड़ा काम सर अंजाम देते हैं तो उस मुल्क की हालत बदल जाती है। हमारे इसका कुछ नहीं हुआ। इतनी मेहनत की, भुट्टो साहब बेचारे इस प्रोग्राम शुरू कर गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, और बेनजीर साहिबा ने मिसाइल के प्रोग्राम में सपोर्ट किया तो ये मुल्क बचा हुआ है इस वजह से। लेकिन उसका इस्तेमाल जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी तक मुल्क जो है आप देखें फकीरों की तरह है, जाके कशकोल लेके मांगते फिरते हैं पैसे। अब जाके अगर कहीं से $2 बिलियन मांग लाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हमें $2 बिलियन मिल गए। लेकिन ये नहीं देखते जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं इंग्लैंड वगैरह में और पूरी दुनिया में, वो हमें एक महीने में $2.5 अरब भेज देते हैं। तो उसको तो हम टोटली नजरअंदाज कर देते हैं। उसको तो पता नहीं किस तरह अय्याशियों में उड़ा देते हैं। मेंबर पार्लियामेंट को बांट देते हैं 50-50 करोड़ और उधर से जाके लोगों से खैरात मांग के लाते हैं। अवाम की जो हालत है वो कभी इस मुल्क में कभी नहीं हुई थी जब से बना है। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज जो है, लोग तबाह हैं बेचारे। तो यही अफसोस होता है कि हमने इस कदर मेहनत की, खून पसीना एक किया, मुल्क को ये सहूलत दी, मुल्क को इस काबिल बनाया कि वो फिर तमाम झगड़ों से, खतरात से महफूज हो जाए और बेफिक्र हो जाए और फिर वो तवज्जो दें
आवाम की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ आज तक। इसका मुझे बड़ा दुख है। ये तो बहुत अच्छा था कि हमने यानी अवाम को डॉक्टर साहब, अवाम को यानी अवाम को फायदा नहीं हुआ, मुल्क को उस तरह फायदा नहीं हुआ जैसे आप समझना चाह रहे थे। लेकिन बहुत अभामी कैफियत होती है डॉक्टर साहब, जब भी डिबेट होता है एटमी प्रोग्राम के ऊपर, लोग कहते हैं किसी ने शुरू किया। अब इस पे भी एक बात है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया, जिया साहब ने शुरू किया, या उसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन रही। आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि एटमी प्रोग्राम की बुनियाद जो है वो किसने डाली? नहीं जी, क्रेडिट इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है। जब हिंदुस्तान ने धमाके किए तो मैं बाहर था, हालैंड में था। मैंने भुट्टो साहब को खत लिखा और भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया, मुझसे बात की। जब मैंने कहा कि मुझे ये तजुर्बा है और मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को चंद साल के अंदर एटमी क़ुव्वत बना सकता हूँ, भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया। भुट्टो साहब ने मुझे सहूलतें दी। भुट्टो साहब ने एक बोर्ड बनाया जिसमें गुलाम इसाक साहब, एजीएम काजी और आगा शाही साहब थे, और उनको वो तमाम पावर दी जो वज़ीर आज़म की थी, और उन्होंने वो तमाम पावर मुझे दे दी। और मैंने फिर जनरल ज़िया से फौजी मांगे सिविल काम के लिए, और इस तरह। तो जब फिर भुट्टो साहब का तख्ता उलट गया ये वो, तो ज़िया लखा है, तो जनरल ज़िया ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही अहम प्रोग्राम है, तो उन्होंने भी फिर इसको सपोर्ट किया। लेकिन क्रेडिट जाता है भुट्टो साहब को कि उन्होंने एक अनजान अननोन लड़के को, जवान लड़के की बात को माना। और असल बात ये ना डॉक्टर साहब की, लेकिन उस लड़के ने भी काम करके दिखा दिया ना, पूरी दुनिया को काम करके दिखा दिया। क्या हम कोई और अब्दुल कदीर खान क्यों नहीं पैदा कर सके डॉक्टर साहब? मतलब आप तो मौजूद हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन पीछे हमने मुस्तकबिल में कुछ नए ऐसे आप जैसे लोग नहीं देखे, ना बना सके हम, क्यों? नहीं, पैदा होने नहीं गया, ये होता नहीं है। ये तो इसलिए मैं तो इसको मौजूदा कहता हूँ। हमेशा हर वक्त मैंने कहा है कि मैं एक अननोन यंग लड़का था बाहर, ना मैं कोई प्रोफेसर सलाम था या कोई था कि जिसे लोग जानते, या कोई आइंस्टाइन था या नील बोर था। मैं तो एक इंजीनियर था, लेकिन बहुत अच्छा इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, बाहर काम कर रहा था। जब मैंने खत लिखा तो भुट्टो साहब ने मेरी बात को माना, क्योंकि ये शिद के दिल से मैंने कहा था। और सच्चाई थी, जब मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे देख के और मेरी बातें सुन के यकीन कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं गोली दे रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ, ये लड़का है, इसने तो कोई काम नहीं किया, तो कोई जानते ही नहीं है। उन्हें यकीन आ गया फौरी कि ये काम कर सकता है और जो ये कह रहा है वो कर देगा। वेरी अप्रिशिएटेड डॉक्टर साहब। ज़ाहिर मैं मुझे सहूलतें दी तो हमने वो कर दिखाया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज मेरी जानिब से भी, और सलाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान।